अपने आज के इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स की एक ख़ास किस्म कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स उस वक्त कॉल होते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर रहे होते हैं, और इनको लिखने का अंदाज़ कुछ इस तरह से है कि हम इनकी पैरामीटर लिस्ट के अंदर एक ही रेफरेंस पैरामीटर लिखते हैं और उसकी टाइप वही क्लास होती है जिसके अंदर हम ये कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हैं। ये सेम क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको बाय रेफरेंस अपने अंदर जो है वो एज ए पैरामीटर ले रहे होते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं कि जब हम उनको प्रोवाइड नहीं करते तो फिर किस तरह से हमारी क्लास के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक क्लास ली है जिसका नाम भी हमने क्लास ही लिखा है, जिसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर डेटा है, और पब्लिक के सेक्शन के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर यानी हमने इसका जो वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है वो लिखा है। फिर एक इंक्रीमेंट का फंक्शन है जो कि इस डेटा मेंबर को प्लस प्लस कर रहा है, और एक वैल्यू का फंक्शन है जो कि इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, डेटा की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। मेन के अंदर हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है O1, और इसको हमने 1 2 3 ये एक वैल्यू हमने इसको दे दी है पैरामीटर आर्गुमेंट के तौर पे। फिर हमने एक क्लास इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है O2, और इसको हम जो है वो असाइन कर रहे हैं O1 की वैल्यू। फिर हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है O3 जिसके अंदर हम इसको पैरामीटर के तौर पे ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं जिसकी डेटा टाइप उसके क्लास वाली ही है, यानी O3 और O2 की डेटा टाइप तो क्लास वाली ही है, लेकिन हमने अपना कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन नहीं किया जो कि एक इसी क्लास के सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होगा। हमने अपना यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर लिखा है ये सिर्फ एक इंटीजर को ले रहा है जो कि सिर्फ इस केस के अंदर एग्जीक्यूट होगा। अब जब हम असाइनमेंट कर रहे हैं सेम डेटा टाइप के दो ऑब्जेक्ट की, या हम किसी एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। जब हम कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते अपनी क्लास के अंदर तो कंपाइलर जो है वो खुद ब खुद एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर दे देता है जो कि इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन, एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है वो नए ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर देता है, यानी ये मेंबर वाइज असाइनमेंट कर देता है। अब अगर आप इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर देखें तो हमने O1 की वैल्यू को मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर दिया है O2 के अंदर, और ये सारा काम कंपाइलर के उस डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ने परफॉर्म किया है जो कि हमने अभी इसको नहीं लिखा। और इस केस के अंदर जब हमारे पास O2 जो है इसको हम पास कर रहे हैं, इसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको O3 को हम पास कर रहे हैं, तो हमारा जो इस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब अगर आप आगे देखें तो हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है, O1 की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया है, फिर हमने O1 की वैल्यू को प्रिंट किया है, फिर O2 की वैल्यू को प्रिंट किया और O3 की वैल्यू को प्रिंट किया है। जब ये सारे काम परफॉर्म होंगे तो ऑब्जेक्ट 1 जो है उसके अंदर 124 आ चुका होगा, जबकि जो बाकी दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो 123 की वैल्यू प्रिंट कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने उसको वन बाय वन कॉपी किया होगा अपने अंदर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब हमने जैसे भी देखा कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर उस सूरत में कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है जब हम अपनी तरफ से ये कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, और जो कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है वो जस्ट मेंबर बाय मेंबर जो है वो कॉपिंग कर रहा होता है। अब ये याद रहे कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये उस वक्त भी कॉल होता है जब हम अपने किसी फंक्शन को कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहे होते हैं। तो जब वो कॉपिंग होनी होती है, क्योंकि हमने देखा कि फंक्शंस को जब हम वैल्यू पास करते हैं तो वो पास बाय वैल्यू हो सकती है या पास बाय रेफरेंस हो सकती है। तो जब हम किसी फंक्शन को भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहे होंगे तो वो आमतौर पर उसकी एक कॉपी उस फंक्शन को जा रही होती है, तो उस दौरान जो कॉपिंग का अमल है वो भी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद से प्रोवाइड किया है। हमारी एक डमी क्लास है जिसके अंदर एक तो इसका वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है एक इंटीजर ले रहा है, जबकि आप इस दूसरे कंस्ट्रक्टर को ज़रा गौर से देखें, इसका भी नाम सेम क्लास वाला है, लेकिन इसकी आप ज़रा पैरामीटर लिस्ट को देखें कि ये अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है डमी सोर्स, और उसको एज ए रेफरेंस ले रहा है, यानी हमने कहा है कि वो इसको एज ए रेफरेंस लेगा, ये एम्परसैंड साइन लगा के। अब इस तरह से करने से क्या होगा कि इसको उसकी वैल्यू कॉपी जो वैल्यू है वो नहीं पास होगी, बल्कि उसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा, यानी पास बाय
रेफरेंस इसके पास आ जाएगा। तो अगर ये अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर देगा तो वही मॉडिफिकेशन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आमतौर पे ज़रा हमने चूँकि फास्टर कॉपिंग करनी है इसलिए हम इसको एज ए रेफरेंस पैरामीटर जो है वो दे रहे हैं। अब इसके अंदर एक और फंक्शन है डू समथिंग, ये भी एक इसी क्लास का डमी क्लास का ही ऑब्जेक्ट ले रहा है और सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहा है आई एम हेयर। मेन के अंदर जाके हम सबसे पहले डमी O1 यानी ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करते हैं और उसको 123 की वैल्यू पास करते हैं। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इसका ये वाला जो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जब हम डू समथिंग का फंक्शन कॉल करते हैं, ये डू समथिंग का फंक्शन, तो इसके अंदर जब हम O1 की वैल्यू को पास करते हैं तो फिर क्या होगा? जब हम O1 की वैल्यू को पास करेंगे तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास करेगा। अब इस लेवल के ऊपर कॉपिंग हो रही होगी। इस कॉपिंग के नतीजे में जो है वो हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो सारा काम परफॉर्म कर रहा होगा। तो अब हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा O1 का, तो हमने चूंकि इसका कंस्ट्रक्टर है इसके बॉडी में हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए वो एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करेगा। कोई सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट नहीं होगी। सिर्फ उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको आगे कोई कुछ काम परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। अब जब हम डू समथिंग वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअली जब इस जगह पर वो पहुंचेगा डमी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसको कॉपी करने के लिए अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो उधर हमें फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है आई एम हेयर, ये वाला फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उससे पहले हमें एक मैसेज प्रिंट होगा हाई फ्रॉम कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी इसने जैसे ही ये हमारी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट की, यानी O1 को हमने एज ए पैरामीटर पास किया, तो उसने जो कॉपिंग कामल है वो अपना इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स में से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जो कंपाइलर था उसमें। तो इसके नतीजे में पहले हाई फ्रॉम कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा और उसके बाद फिर वो वाला फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट होगी जिसमें आई एम हेयर का मैसेज आएगा। मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर दूं कि जब मेन के अंदर हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कोई प्रिंटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम सिंपली 123 की वैल्यू जो है वो अपने इस कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हैं और वो इस वैल्यू को कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब हम इस डू समथिंग वाले फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि इस क्लास की बाउंड्री से बाहर डिफाइन है, एक अलग से फंक्शन है, तो इसके अंदर जब हम इस वैल्यू को पास करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अब जो सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की बजाय ये जो हमारा लिखा हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसको वो कॉल कर लेगा और साथ ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि हाई फ्रॉम कॉपी कंस्ट्रक्टर। आप इस एग्जांपल को चलाएं और इसको वेरीफाई करें कि क्या इसी सीक्वेंस में प्रिंटिंग होती है। अब हम अपनी अगली एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि हमने दो क्लासेस हम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर एक के अंदर हमने अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा होगा जबकि दूसरे के अंदर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा होगा। तो ये दोनों किस तरह से काम करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक क्लास 1 के नाम से डिफाइन की है जिसके दो कंस्ट्रक्टर हैं। एक सिंपल इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और उसको अपने एक डेटा मेंबर वैल्यू को असाइन कर रहा है, जबकि दूसरा कंस्ट्रक्टर अगर आप देखें तो वो उसी क्लास का यानी सेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है रेफरेंस के तौर पे, रेफरेंस ऑब्जेक्ट ले रहा है, उसको बाय रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा है और साथ में हमने कॉन्स्ट इसलिए लगा दिया है कि हमारे पास चूँकि वो ओरिजिनल हमारे पास एक्सेस आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू तक, तो हम अगर मॉडिफाई गलती से कर दें अपनी इसके अंदर तो वो ओरिजिनल जगह पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उससे बचने के लिए कि हम कोई एक्सीडेंटली कोई मॉडिफिकेशन ना कर दें इस पास बाय रेफरेंस के अंदर, हम इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम वैल्यू को किस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सोर्स हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके वाले वैल्यू के अंदर जाएँ, क्योंकि वो भी इसी क्लास का मेंबर है, वो भी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी एक वैल्यू का पैरामीटर होगा। तो उस वैल्यू को लें और उसके अंदर 100 प्लस करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर दें। ये जब एग्जीक्यूट होगा तो तब आपको इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस समझ आएगी। इसी तरह हमने क्लास 2 ली है, इसके अंदर हमने जस्ट एक ही कंस्ट्रक्टर रखा है जो कि वैल्यू को एज इंटीजर ले रहा है और फिर अपने इनसाइड इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। अब इसके अंदर हमने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर अगर आए तो हम क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट 1 बना रहे हैं जिसके अंदर हमने 100 की वैल्यू इंटीजर वैल्यू पास की है और फिर हम ऑब्जेक्ट 1 2 बना रहे हैं और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट 1 1 की को हम असाइन करवा रहे हैं। यानी हमने जो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर 1 1 बनाया है हम उसको असाइन कर रहे हैं उसी क्लास के एक और ऑब्जेक्ट को। तो अब अगर आप यहाँ पे सोचें तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
यहाँ पर इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्लास 1 के अंदर चूंकि हमने ये कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, इसलिए जब हम ये असाइनमेंट कर रहे होंगे तो कंपाइलर जो है वो इस वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इनिशियलाइजेशन करवा देगा। तो इस लाइन के ऊपर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर 100 हमने रखा है, तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर क्या आएगा। जब ऑब्जेक्ट 1 का ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमने चूंकि इसको बाय रेफरेंस पास किया है, तो वो सिंपली इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो कि यहाँ पे उसको 100 मिलेगी, उसके अंदर एक और 100 का प्लस करके इसको वैल्यू को असाइन कर देगा। तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो वैल्यू है वो 200 आ चुकी होगी, जबकि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हमने 100 की वैल्यू से इनिशियलाइज किया, वो 100 ही होगी। अब देखते हैं क्लास 2 के अंदर क्या होता है। क्लास 2 के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 21 और उसको इनिशियलाइज ही 200 से कर देते हैं। अब हम उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट 22 और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट 21 ये जो भी हमने बनाया है इसकी वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर भी कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, लेकिन क्लास 2 के अंदर हमने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया। तो अब कंपाइलर अपने पास से एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करेगा और इसकी मेंबर बाय मेंबर यानी इसके जितने डेटा मेंबर होंगे उन सबको 1 बाय 1 कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर इस 21 की वैल्यू 22 के अंदर कॉपी हो जाएगी, तो ये 200 अगर इसकी यहाँ पर वैल्यू है तो वही सिंपली इधर कॉपी हो जाएगी। तो जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो आपको दोनों दफ़ा 200 का मैसेज प्रिंट होगा। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब कंपाइलर ने हमें डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर दे देना है तो हमें खुद से लिखने की क्या ज़रूरत है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ आएगी जब हमारी क्लास के अंदर कहीं पे पॉइंटर्स आ जाएंगे। तो अगर आपको वो शैलो कॉपी और डीप कॉपी का डिफरेंस याद हो तो वो यहाँ पर भी जो है वो लागू होगा। तो अगर तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं देंगे तो पॉइंटर्स के होने की सूरत में हमारा वो शैलो कॉपिंग वाला जो हमारा एक तरह का मसला है वो पैदा हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। उस वक्त जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करें और किसी और ऑब्जेक्ट के साथ उसको इनिशियलाइज कर दें, यानी अगर हम अपनी इस एग्जांपल के अंदर देखें तो ये हमने यहाँ असाइनमेंट किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी है, तो एक तो इस तरफ यहाँ पर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दूसरा, जब हम किसी जगह पर इसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे, यानी जब हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी और फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त भी यही कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होके वैल्यूज़ को कॉपी करेगा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर आता है जब हम किसी एक फंक्शन से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे तो उस वक्त भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होके उसकी सारी वैल्यूज़ को कॉपी करके किसी दूसरी क्लास को असाइन कर देगा या उसकी वैल्यू को वहाँ पर वापस कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी क्लास के अंदर कोई पॉइंटर मेंबर डेटा मेंबर आ जाए, यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 की क्लास है जिसके अंदर एक एक्स इंटीजर है, एक लेंथ ऑफ पॉइंटर है और एक पी पॉइंटर है, यानी ये साइज़ आप इसको कंसिडर कर लें, और एक पॉइंटर है। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर यानी हमने एक ऑब्जेक्ट 3 लिया है, उसको हमने असाइन किया है ऑब्जेक्ट 1। यानी आप ये देखें कि एक क्लास ली हमने, उसका एक ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट किया और उसको हमने इनिशियलाइज ही ऑब्जेक्ट 1 से कर दिया। तो ये हमारा नया ऑब्जेक्ट बना, इसने अपने अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट 1 को एज ए पैरामीटर लिया। तो अब होगा क्या, कंपाइलर जो है वो पहले देखिएगा क्या मेरे पास कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन है। अगर डिफाइन नहीं है तो वो अपने पास से एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो चला देगा। वो क्या करेगा, वो मेंबर बाय मेंबर जो है वो कॉपी करेगा, यानी एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू, लेंथ पी के अंदर लेंथ पी की वैल्यू, पॉइंटर पी के अंदर पॉइंटर पी की वैल्यू। अब अगर आप देखें तो अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू हो गए हैं इस पी की वजह से। तो हमने मेंबर बाय मेंबर कॉपी की, तो हमने इस होना तो ये चाहिए था कि इस पी के लिए अलग से ये जगह होती है और इसकी वैल्यू होती है, और इस पी के लिए कहीं और मेमोरी में जगह बन रही होती है और वहाँ पे ये वैल्यू असाइन हो रही होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट वो एक ही लोकेशन को पॉइंट करना शुरू हो गए हैं इस पॉइंटर पी की वजह से। तो अगर इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट भी इसको उड़ा देगा तो दूसरे के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह को हम कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को हम शैलो कॉपिंग कहते हैं कि अगर हम सिर्फ मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर देंगे तो पॉइंटर की वैल्यूज़ भी सेम कॉपी होंगी, वो सारे पॉइंटर्स एक ही जगह पे काम करना शुरू हो जाएंगे, और कोई एक मॉडिफिकेशन करेगा तो वो सबको वही नज़र आना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि वो हमारी इंटेंशन ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने शैलो कॉपिंग का कंसेप्ट देखा, तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम इसको डीप कॉपी करें। तो डीप कॉपी करने के लिए हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करने पड़ेंगे। अब इसको हम ज़रा एक और एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं।
हमारे पास एक क्लास है लिस्ट की, जो कि अपने अंदर एक पॉइंटर ले रखती है इंटीजर टाइप का, पॉइंटर टू इंटीजर टाइप, और एक साइज़ लेती है। पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर है जो कि एक साइज़ का इंटीजर साइज़ लेता है, उसको इनिशलाइज करता है, साइज़ को ऐसे इनिशलाइज करता है, और डेटा के अंदर उतनी साइज़ की एक डायनामिक अरे बनाकर हमें दे देता है। फिर एक फंक्शन है फिल का। फिल का फंक्शन क्या करता है कि सिंपली उसको 0 से लेके साइज़ लेस देन साइज़ तक आइटरेट करता है और i टाइम्स i करके वैल्यूज़ इनिशलाइज करवा देता है। यानी पहली लोकेशन के ऊपर 0 पड़ी है, दूसरी के ऊपर 1 पड़ी है, तीसरी के ऊपर 4 पड़ी है, यानी i टाइम i करके यानी स्क्वायर वैल्यू लेके वो इनिशलाइज कर देता है। उसके बाद फिर प्रिंट का फंक्शन है जो कि सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। एक डिस्ट्रक्टर है जो कि इस सारी डायनामिक मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है। फिर हमने एक और फंक्शन इस क्लास की बाउंड्री से बाहर डिफाइन किया है फन के नाम से। ये एक लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसके साथ कोई काम परफॉर्म नहीं करता। मेन के अंदर आ जाएं। मेन के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लिस्ट, यानी हमने एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसको हमने 5 साइज पास किया है, यानी उसने अपने इनसाइड जाके जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसने 5 एलिमेंट्स की एक अरे लेके उसको उसको क्या करना है, उसको एलोकेट कर देना है। तो अब जब ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा पहला, तो वो उसके पास एक 5 जो साइज़ है उसकी एक डायनामिक अरे आ चुकी होगी लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर obj1 को हम फिल करते हैं, हम डॉट फिल का फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो इन सब वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर देगा। फिर हम एक और फंक्शन को कॉल करते हैं, ये जो फन हमने लिखा था, और इसको हम ये वैल्यू पास कर देते हैं। अब आप देखें कि हम फंक्शन को ये वाली वैल्यू पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर निकाल होना है, लेकिन चूंकि हमने वो प्रोवाइड ही नहीं किया अपनी इस डेफिनेशन के अंदर, तो कंपाइलर अपने आप से एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख के इसको मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर देगा। अब जब ये कॉपिंग हो रही होगी तो अब आप याद रखें कि इस जगह के ऊपर इस फंक्शन के पास एक ऑब्जेक्ट 2 है, वो भी उसी जगह पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा इस मेंबर बाय मेंबर कॉपिंग की वजह से, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो सिंपल इन वैल्यू सब को जो है, ये जो पॉइंटर जो हमने देखा कि हमारे पास ये पॉइंटर भी है और इसके अंदर हमने एक डायनामिक अरे बनाई थी, तो ऑल्दो कि वो बनाई हमने obj1 के अंदर थी, लेकिन जब हम इसको पास कर रहे होंगे एक फंक्शन को, तो वो फंक्शन भी उसी अरे की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। बाकी सब की तो वो अपनी मेंटेन अलग कॉपी कर रहा होगा, उसकी डेटा मेंबर्स यानी साइज़ की वो अपनी अलग कॉपी जो है वो मेंटेन कर रहा होगा, लेकिन जो उसका एड्रेस है डेटा के अंदर वो दोनों ऑब्जेक्ट का सेम हो जाएगा। तो वो दोनों सेम डायनामिक मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो गए। और जैसे ही इस फंक्शन का स्कोप खत्म होगा, यानी इसने अपनी इनसाइड कुछ भी नहीं किया, तो जैसे ही कॉल होगा ये उसी को ख़त्म भी हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टर कॉल करके अपना इस सारी की सारी वैल्यू को डीएलोकेट कर देगा, इस सारी अरे को डीएलोकेट कर देगा। तो अब हम इस फंक्शन ने काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसने वो वाली सारी मेमोरी जो है वो उसको गायब कर दिया, उसको वापस कर दिया सिस्टम को। अब जब आप वापस obj1 के अंदर आके प्रिंटिंग करने लगेंगे, तो आपको यहाँ पर जो हमने अभी फिलिंग करके प्रॉपर इनिशलाइज किया था उसकी बजाय यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। इसको हम अभी कोड को विजुअल स्टूडियो के अंदर चला कर भी देखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। तो अब अगर आप देखें कि हमारे पास ये क्लास लिस्ट ये सारा कोड एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट 2 ले रहा है लिस्ट क्लास का, और हमने मेन फंक्शन के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखते हैं, तो अब आप अगर देखें तो अब कुछ गार्बेज वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होना शुरू हो गई। हालांकि कि हमने इनको इनिशलाइज तो बड़ा नाइसली किया था, हमने तो i टाइम्स i करके हमने स्क्वायर लेके इनिशलाइज किया था कि पहले इंडेक्स पे 0 आए, दूसरे पे 1 आए, फिर तीसरे पे 4 आए, फिर इसके बाद 9 आए, यहाँ पे 16 आए। लेकिन जैसे ही फंक्शन जो हमारा ये वाला फंक्शन है, इसने अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करके ख़त्म किया, तो चूँकि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ने सेम जो हमारी डायनामिक अरे थी, ये वाली डायनामिक अरे, इसका एड्रेस इधर भी कॉपी कर दिया, और उस एड्रेस को जैसे ही इसका स्कोप खत्म हुआ इसने डिस्ट्रक्टर कॉल करके उसको डीएलोकेट करवा दिया। तो अब जब हम obj1 डॉट प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसको फिर हम हल कैसे करें इस प्रॉब्लम को? तो इसको हम हल कुछ इस तरह से करते हैं कि हम एक यूज़र डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इस क्लास के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ हमने एक कंस्ट्रक्टर इस तरह का लिखा है जो कि अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेगा बाय रेफरेंस, उसके अंदर साइज़ को यानी अदर के साइज़ को इसके साइज़ में कॉपी करेगा। डेटा को अब देखें उसने यानी एक न्यू ऑपरेटर से 2 नई मेमोरी असाइन करवा दी है। तो अब हम एक्चुअली उस साइज़ की एक अलग से डायनामिक अरे बना रहे हैं और उसके अंदर 1 बाय 1 वो सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर रहे हैं। तो अब हमने एक्चुअली नई जगह पर मेमोरी जो है वो एलोकेट करवाई है।
तो अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो obj1 के पास अपनी एक अलग डायनामिक अरे है, obj2 के पास अपनी अलग से डायनामिक अरे है। तो अगर एक अपने आप को डिलीट भी कर दे, उसका स्कोप खत्म भी हो जाए, obj2 का स्कोप खत्म हो जाए, तो obj1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो अब वो बड़े नाइसली 0, 1, 4, 9, 16 की वैल्यू को प्रिंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर का असल रोल देखा है कि ये हम डीप कॉपी करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी क्लासेस के अंदर लिख देते हैं, अदरवाइज हमारा पॉइंटर्स के होने की वजह से कुछ इशू आ सकते हैं। अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ जिसे हम कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन के अंदर हम ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट्स लिख रहे होते हैं, यानी पहले हम एक क्लास को डिफाइन करेंगे, फिर हम दूसरी क्लास को डिफाइन करेंगे और इस क्लास के अंदर हम पहले डिफाइन की हुई क्लास का कोई ऑब्जेक्ट एज ए डेटा मेंबर लिख रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में अच्छी हो सके। हमने क्लास एलिमेंट बनाई है जिसके अंदर एक वैल्यू डेटा मेंबर है और दो गेट और पुट के मेथड हैं। हमने एक कलेक्शन की क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने अब इस क्लास के एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 ये हमने इसको एज ए डेटा मेंबर रख दिए हैं। यानी पहले आपने एक क्लास बनाई और अब आपने किसी दूसरी क्लास के अंदर उनको एज ए डेटा मेंबर रख दिया है। फिर आपने इसका पब्लिक सेक्शन में गेट और पुट की वैल्यू रखी और आपने इनिशलाइज इसको बड़े ख़ास अंदाज से किया, किस तरह से कि ये अपने अंदर गेट का फंक्शन एक वैल्यू ले रहा है, वो चेक करता है कि आप वो अगर ये एलिमेंट नंबर 1 है तो उसका गेट एलिमेंट 1 का गेट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज एलिमेंट 2 का जो है वो गेट एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपने असल में एक्चुअली इफ एल्स की बजाय इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए एक ही लाइन के अंदर वो सारी बातें करनी जो आपको इफ एल्स लगाकर दो अलग से कंडीशनें लगानी पड़नी थी। इसी तरह इसका पुट मेथड है जो कि अपने अंदर चेक करता है कि अगर तो एलिमेंट नंबर 1 हमें कहा गया है तो हम उसका पुट मेथड कॉल करके उसके अंदर वैल्यू रख दें, अदरवाइज हम एलिमेंट 2 का पुट मेथड कॉल करके उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दें। मेन के अंदर आके हम कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉल, और उसको हम चूँकि हमें पता है कि उसके इनसाइड 2 एलिमेंट हैं तो हम इसको लूप लगा के 2 टाइम्स कॉल का पुट मेथड कॉल करेंगे और इसी तरह हम 2 टाइम्स कॉल करके इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1 प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जो कि एलिमेंट क्लास के हैं। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो एलिमेंट 1 की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और एलिमेंट 2 की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। तो एक्चुअली ये एग्जांपल और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि हम किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम आमतौर पर इंटीजर, फ्लोट और उस तरह के सारे डेटा को हम लिख रहे होते हैं, डेटा टाइप्स को लिखते हैं। तो इसी तरह हम अपनी बनाई हुई डेटा टाइप्स को भी किसी दूसरी क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ इनहेरिटेंस से इस तरह से मुख्तलिफ है कि इनहेरिटेंस के अंदर वो इज़ ए का रिलेशनशिप आ जाता है कि यानी अगर ये इनहेरिटेंस हम कर रहे होते तो इनहेरिटेंस के अंदर हम कहते हैं कि ए कलेक्शन इज़ एन एलिमेंट, जो कि हमारा इसमें एक कोई ख़ास लॉजिक नहीं बनती। तो अब हम कह रहे हैं कि ए कलेक्शन हैज़ एलिमेंट, तो ये हैज़ ए का रिलेशनशिप होता है कि हम आमतौर पे किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास को एज ए ऑब्जेक्ट लिख रहे होते हैं। तो ये हैज़ ए का रिलेशनशिप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी को एक और अंदाज से लिखते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का क्या इफेक्ट आएगा, कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होते हैं हमारे जब हम ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो अब हमारे पास वही क्लास एलिमेंट की क्लास है, इसके पास हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड का इजाफा कर दिया है और बाकी गेट और पुट मेथड वैसे ही हैं। इसी तरह हमारा जो क्लास कलेक्शन है इसके अंदर हमने इसी ऊपर डिफाइन की हुई एलिमेंट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट जो है एज ए डेटा मेंबर रख दिए हैं और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हमने ये लिख दिया कि अब हम कलेक्शन वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर रहे हैं। फिर इसके अंदर गेट और पुट मेथड हैं, वो कुछ इस अंदाज से हैं कि वो पहले चेक करेंगे कि जो इनको पैरामीटर पास हो रहा है एलिमेंट नंबर वो 1 है तो एलिमेंट 1 का गेट मेथड कॉल हो जाए, अदरवाइज एलिमेंट 2 का गेट मेथड जो है वो कॉल हो जाए। इसी तरह पुट वाले मेथड के अंदर भी हम चेक करते हैं अगर 1 है एलिमेंट 1 है तो उसका वाला पुट वाला मेथड कॉल होकर उसके अंदर वैल्यू रखते हैं या एलिमेंट 2 के अंदर वो वैल्यू रखते हैं। मेन के अंदर आके हम कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉल, और फिर आप देखें कि स्क्रीन पे क्या क्या प्रिंट होता है। स्क्रीन के ऊपर आल दो कि हमने कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वो अपने इनसाइड जाके देखेगा कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के हैं। वो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 इन दोनों को देखेगा और उनके कंस्ट्रक्टर को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले एलिमेंट 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो होगा एलिमेंट 1 कंस्ट्रक्टेड, फिर एलिमेंट 1 तो नहीं लिखाएगा लेकिन सिंपल हमने चूँकि जेनेरिक मैसेज लिखा है तो वो एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड का मैसेज आ जाएगा और उसके बाद फिर एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड का दोबारा मैसेज आएगा क्योंकि हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं कंपोजिशन की वजह से, और फिर आखिर में फिर हमारा इस कलेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि हमारा यहाँ पर हमने डिफाइन किया। तो ये जो हमारी कंपोजिशन है इसके अंदर पहले जितने भी हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं
और सबसे आखिर के अंदर हमारा फिर इसका कलेक्शन का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। अब हम अपनी इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमने अपनी इस एग्जांपल के अंदर अपना ये जो एलिमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है इसको हमने वाइड यानी हमने एक तरह का डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो बना दिया, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। अब हम इसको चेंज करके सिंपल एक इंटीजर रख देते हैं और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? अब यानी देखें कि हमने अपने उस एलिमेंट वाली क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एक पैरामीटर का इजाफा किया, बाकी से सारा कोड वैसे का वैसे ही है, लेकिन अब जब हम इस कोड को चलाएंगे तो वो कहेगा सिंटैक्स एरर। तो इसकी क्या वजह है? वो कह रहा है कि एलिमेंट नो अप्रोप्रिएट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। इस एरर की वजह क्या है? इस एरर की वजह ये है कि हमने जो अपना कलेक्शन वाला कंस्ट्रक्टर कॉल बनाया है वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, यानी वो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन हमने अपनी इस एलिमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को हमने एक इंटीजर वैल्यू जो है वो हमने एक पैरामीटर के तौर पे पास की हुई है। अब जब कंपाइलर आएगा इस कलेक्शन वाला ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने, वो पहले देखिएगा उसके अंदर दो एलिमेंट हैं EL1 EL2, वो इनके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, तो वो तो इसको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर आप देखें कि हमने कोई वैल्यू पास नहीं की एलिमेंट 1 को और एलिमेंट 2 को। तो अब जब हम कोई वैल्यू पास ही नहीं कर रहे तो वो फिर इनमें से ढूंढेगा कि कोई हमें कंस्ट्रक्टर मिल जाए ऐसा जिसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू पास ना हो रही है, जो कि हमने नहीं लिखा। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो हमें एरर दे देता है कि आपकी क्लास में कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम चाहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद कॉल ना हो, बल्कि वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए C++ के अंदर हमें एक मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट वाला सिंटैक्स दिया हुआ है। हम उस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए अपने 1 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। कैसे? इस एग्जांपल के अंदर हमने और कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने कलेक्शन वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमने मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट वाला सिंटैक्स जो है वो फॉलो किया है कि यानी हमने कॉलन लगाकर एलिमेंट 2 को 2 की वैल्यू पास कर दी है और एलिमेंट 1 को 1 की वैल्यू पास कर दी है। तो अब होगा क्या? अब जब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर अब एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 इन दोनों का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो नहीं ढूंढेगा, बल्कि वो उनका ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है इसी को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस यहाँ पर एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 यहाँ पर इस ऑर्डरिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर EL1 भी पहले लिख सकते हैं और एलिमेंट 2 बाद में भी लिख सकते हैं। इस ऑर्डरिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपाइलर उसी तरतीब से इनको कॉल करेगा जिस तरतीब से ये डिक्लेयर किए गए हैं, यानी एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 को हमने जिस तरतीब से हमने डिफ़ाइन किया है ये उसी तरतीब से इनके कंस्ट्रक्टर जो हैं वो कॉल होंगे। अब जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो जो मैसेज आपको प्रिंट आएगा वो पहले ये आएगा एलिमेंट 1 कंस्ट्रक्टेड, एलिमेंट 2 कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद फिर कलेक्शन का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इनका कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस से कॉल हो रहा है। अब अगर हम देखें कि असल में कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग है वो कुछ इस तरह से है कि जब से इनर कंस्ट्रक्टर्स हैं वो पहले कॉल हो रहे हैं, यानी जो सबसे इनसाइड जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 वो पहले कॉल हुआ है और उसके बाद फिर हमारा जो कलेक्शन वाली क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और हमारी जो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट है उसके अंदर जो तरतीब है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पहले एक ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, बाद में उस दूसरे के कंस्ट्रक्टर को लिख के पास कर दें या इसके उल्ट तरतीब कर दें, तब भी इनकी तरतीब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरतीब उसी तरतीब से ही कॉल होंगे जिस तरतीब से ये दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी इस मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट वाले सिंटैक्स को उस वक्त कैसे इस्तेमाल करेंगे जब हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो एक जगह पर डिफाइन है और उसकी डेफिनेशन जो है वो आउटसाइड द क्लास है। यानी वो जो 3 फाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम एक जगह पे हेडर फाइल के अंदर सारी डेफिनेशंस कर रहे होते हैं और दूसरी फाइल के अंदर जाके हम उनकी जो है वो पूरी बॉडी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो उस सूरत में फिर हम ये जो मेंबर इनिशियलाइजर है ये कहाँ पर लिखेंगे, ये सिंटैक्स कहाँ पर यूज़ होगा? तो आपने इसको वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर आप इसको दूसरी फाइल के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। यानी अगर आपने क्लास एक्स को देखें जिसके अंदर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है और उसकी हमने वहीं पर डिफाइन भी कर दिया और वहीं पर डिक्लेयर भी कर दिया है, लेकिन एक क्लास वाई देखें तो उसके अंदर हमने एक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कैपिटल एक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, और फिर पब्लिक के अंदर हमने वाई का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको हमने एक इंटीजर वैल्यू दे दी है। अब अगर आप देखें कि अब हमने ये जब y का हम जब डिफ़ाइन करने जाएंगे किसी दूसरे बाहर, हमने चूँकि यहाँ पे y की वैल्यू को यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया इसकी बॉडी को, तो y फंक्शन ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसको हम क्लास से बाहर डिफ़ाइन करेंगे। तो उस वक्त हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर,
कंस्ट्रक्टर का नाम, उसका पैरामीटर लिस्ट, और फिर हम यहाँ पर कॉलन लगा के उसको वो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट वाला सिंटैक्स यूज़ कर लेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है एक्स का, इसको 1 पास कर दो, और इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको वाली वैल्यू पास कर देते। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब आप जो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है वो क्लास से आउटसाइड जाके दे रहे होंगे तो आपने वहाँ पर जाके वो मेंबर इनिशियलाइज है वो लिस्ट वो वाला सिंटैक्स यूज़ करना है, आपने क्लास के अंदर वो यूज़ नहीं करना। अब हम अपनी कंपोजिशन के ऊपर सारी बहस को समराइज़ करते हैं और डिटेल कोड एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होते हैं, वैल्यूज़ किस तरह से प्रिंट होती हैं और ये सारी चीज़ें। हमने क्लास ए ली, उसके अंदर पब्लिक के अंदर हमने एक डेटा मेंबर एक्स रखा, उसका कंस्ट्रक्टर रखा, प्रिंट का मेथड रखा, और प्राइवेट के अंदर एक बाय वेरिएबल रख दिया। क्लास बी के अंदर हम आए, क्लास बी के अंदर हमने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी यहाँ पर हमने कंपोजिशन की है। ये इनहेरिटेंस नहीं हो रही, यहाँ पर कंपोजिशन हो रही है, यानी एक क्लास के अंदर हम किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम कर रहा है, ये अपने अंदर 3 पैरामीटर लेता है और उनमें से 2 पैरामीटर ए और बी को मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट का सिंटैक्स यूज़ करते हुए ओबीजे ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करके उनको पास कर देता है। अब ये जब ओबीजे ए का कंस्ट्रक्टर जो है वो अपना काम कंप्लीट करके आएगा तो फिर ये जो बी का कंस्ट्रक्टर है ये अपना काम परफॉर्म करना शुरू करेगा, यानी जो z है जो कि इसका अपना प्राइवेट डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को ये सी से इनिशियलाइज करके कंस्ट्रक्टर जो है अपना काम कंप्लीट कर लेगा। फिर प्रिंट का मेथड है वो अपने इनसाइड पहले जो है वो ओबीजे ए का प्रिंट मेथड कॉल कर लेता है और उसके बाद जो अपना z है उसको प्रिंट करने के लिए अलग से एक सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड कर देता है। अब जब मेन के अंदर हम आएंगे, मेन के अंदर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको 3 4 5 जो वैल्यूज़ हैं वो पास करेंगे, तो होगा क्या, वो पहले बी क्लास में कंस्ट्रक्टर में जाएगा, उसको पता चलेगा कि उसने अभी ऑब्जेक्ट ए की कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और उसको ए बी की वैल्यू पास करनी है, यानी 3 और 4 को ये ए को पास कर देगा। अब ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, वो इन 3 और 4 को एक्सेप्ट करके एक्स और वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। अब उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आएगा तो वो फिर इस z वाले वैल्यू को, इस z वाली वैल्यू को c से इनिशियलाइज कर चुका होगा, यानी 5 जो है वो z के अंदर आ चुका होगा। फिर हम मेन के अंदर आते हैं, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है कि डॉट प्रिंट का मेथड कॉल होता है ओबीजे बी का प्रिंट मेथड हमने देखा है पहले वो ओबीजे ए को प्रिंट करवाता है, तो ओबीजे ए का प्रिंट मेथड जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करके एंड लाइन जो है वो प्रिंट कर देगा। जब वो वहाँ से वापस आएगा तो फिर वो z की वैल्यू को भी प्रिंट कर चुका होगा। अब जब ये स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो आपको पहले 3 और 4 यानी ए का प्रिंट मेथड कॉल होने के बाद और फिर इस बी के मेथड के 5 जो है ये प्रिंट हो चुका होगा। फिर हम आते हैं एक और ख़ास तरह का हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम पहले ओबीजे बी को सिलेक्ट करते हैं, डॉट प्रेस करेंगे तो हमारे पास सारा पब्लिक वाला सेक्शन आ जाएगा, उसमें से हम ओबीजे ए को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके अंदर दोबारा हम डॉट करेंगे तो अब हमारे पास ओबीजे ए के इनसाइड सारे पब्लिक मेंबर जो हैं वो एक्सेस हो जाएंगे, उनमें से हम प्रिंट वाला मेथड सेलेक्ट करते हैं तो अब सिर्फ ओबीजे ए की प्रिंटिंग हो रही है, यानी हमने खास सिंटैक्स यूज़ किया है कि ओबीजे बी से ओबीजे ए पे आए हैं, ओबीजे ए से हमने उसका इनसाइड प्रिंट वाला मेथड कॉल किया है। तो इस तरह से होगा क्या, सिर्फ 3 और 4 की वैल्यू प्रिंट होंगी जो कि सिर्फ ये वाला मेथड जो है ये प्रिंट कर रहा होगा। तो अब अगर हम इसको एक ग्राफिकल नोटेशन में भी देखें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बी बन रहा है, इसके इनसाइड हमने ऑब्जेक्ट ए बनाया है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू है और जेड जो है वो इस ऑब्जेक्ट बी की अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम एक्चुअली ये जो एक तरह की हमारी ये जो कैस्केडिंग कॉल्स भी इसको हम कह देते हैं, या एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर किसी और फंक्शन को एक्सेस करना, ये भी हम डॉट ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अब किस तरतीब से कॉल होंगे। अब हमने थोड़ा सा कंपोजिशन को एक्सटेंड किया है, अब हम 3 क्लासेस पे आ गए। क्लास ए है उसके अंदर और कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अपना मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। क्लास बी है उसके अंदर क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी अब हम यहाँ पे कंपोजिशन कर रहे हैं। क्लास बी के अंदर भी और कुछ नहीं हो रहा, सिंपल जो है वो प्रिंटिंग हो रही है उसके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग की। क्लास सी हमने ली है और इसके अंदर अब हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट भी बना दिया है पहले, और फिर हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब हम अपनी इस क्लास के अंदर 2 ऊपर वाली क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर सी ने अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो बॉडी है वो इम्प्लीमेंट की। मेन के अंदर आके हम सिंपल सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अब आप देखिए आपको इतने सारे मैसेजेस प्रिंट होंगे स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आप सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो पहले देखेगा कि उसने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा।
जब बी के अंदर आएगा तो उसको पता चलेगा कि जनाब कंपोजिशन हो रही है, तो वो पहले अपने इस ऑब्जेक्ट को कहेगा कि ये पहले अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करके आए। तो सिंपली ए जाएगा, वो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करके वापस आएगा, फिर बी का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, फिर जाके वो दोबारा अपने इस ए वाले ऑब्जेक्ट को नई लाइन पे क्रिएट कर रहा है, तो वो फिर कहेगा जी ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो फिर ए का कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल होगा, और फिर जाके इस सी वाले ऑब्जेक्ट ने अपना जो है कंस्ट्रक्टर वो कॉल करना है। तो आपको पहले स्क्रीन पर नजर आएगा, पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर दोबारा ए का कॉल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही बी का ऑब्जेक्ट मुकम्मल होगा तो फिर हमने ए का ऑब्जेक्ट और बनाया हुआ है, तो उसके लिए पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर इस सी का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि हमने मेन के अंदर इसको भी बनाया हुआ है। तो जैसे ही कॉलिंग कंप्लीट होगी और बी ब्रैकेट आएगी तो अब हम इनके डिस्ट्रक्टर कॉल करना शुरू हो जाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर का चूंकि सीक्वेंस बिल्कुल उल्ट होता है, सबसे पहले जो है वो सबसे आउटर क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाता है, तो पहले सी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ए का कॉल हो जाएगा, फिर बी का कॉल हो जाएगा, और फिर ए का कॉल हो जाएगा। यानी आप देखेंगे अगर आप इस तरतीब को उल्टा दें कि कंस्ट्रक्टर करते हुए पहले ए बी ए सी है, तो इसको अगर आप उल्टा दें सी ए बी ए, तो ये इनका सीक्वेंस डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग के वक्त हो जाएगा। तो कंपोजिशन के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कुछ इस अंदाज से कॉल होते हैं, बाकी सारे रूल्स वैसे ही फॉलो होते हैं। सिंपल हमारा कुछ वो जो हमने फ़र्क देखा कि हम जब पैरामीटर को चेंज करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ी सी मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। बाकी सब रूल्स कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स के भी वही फॉलो होते हैं जैसे आमतौर पे बाकी जगहों पे हो रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं होता। अब हम इसी चीज़ को ग्राफिक्स की मदद से भी देखते हैं, ग्राफिक शेप में भी देखते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट सी का बनाएंगे तो होगा क्या, सी का ऑब्जेक्ट पहले अपने अंदर जाएगा बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, बी का ऑब्जेक्ट अपने अंदर जाएगा और सबसे पहले ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आएगा। जैसे ही ए का ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो फिर बी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम दोबारा ए का ऑब्जेक्ट अलग से बनाएंगे, तो वो पहले ए का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर ये चूंकि इसकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारा सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस अंदाज से ये फंक्शन जो है आप इससे भी समझ सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रक्ट करते हुए सबसे पहले सी ने अपने आप को डिस्ट्रक्ट किया, फिर ए ने, फिर बी ने, और सबसे आखिर में उस ए ने जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था। इस तरह से हमने इस एग्जांपल में सी आउट की मदद से भी देख लिया कि कंस्ट्रक्टर किस तरतीब से कॉल होते हैं, और साथ हमने ग्राफिक्स की मदद से भी देख लिया कि किस तरह से हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। तो ये था हमारा कंपोजिशन का टॉपिक। ये याद रहे कि ये इनहेरिटेंस से मुख्तलिफ है। इनहेरिटेंस जो है वो इज़ ए रिलेशनशिप है, जबकि जो हमारी कंपोजिशन है वो हैज़ ए रिलेशनशिप है।